हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन द डिमांड ऑफ वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर द चैप्टर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इस चैप्टर में से हम सारे कॉन्सेप्ट्स बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे और साथ के साथ इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू और जो आपके एग्जाम्स होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बनी रहिए इस वीडियो के साथ अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे न्यूमेरिकल्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। तो हम वन बाय वन करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इसकी हम एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे। सपोज करो कि ये हमारे पास एक बॉक्स है, राइट। सो दिस इज अ बॉक्स। तो हम ट्राई कर रहे हैं इस बॉक्स को इधर को मूव करने के लिए, तो इधर हम एक फोर्स लगा रहे हैं, क्लियर। और सिमिलरली इस डायरेक्शन में, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हम अप्लाई करें। अगर इधर सपोज करो हम 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी 10 न्यूटन है, क्लियर। तो ऑन अ होल ये बॉक्स क्या मूव करेगा? नो, क्लियर। तो ये बॉक्स अपनी स्टेट पे रहेगा, इट मींस इट विल बी एट अ स्टेट ऑफ रेस्ट, क्लियर। इसमें जो मूवमेंट होएगी वो नहीं होएगी। तो इस प्रकार के इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इन विच देयर इज द बॉक्स इज एट रेस्ट एंड देयर इज नो मूवमेंट इन दैट बॉक्स, क्लियर। मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं और ये जो बॉक्स है ये मूव नहीं हो रहा है और ये जो बॉक्स है ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे होगा, क्लियर। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो अगर हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करें उसमें हम समझने के लिए एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक इधर टैंक है, वाटर टैंक, क्लियर। तो इधर हमारे पास एक नल में से या एक टैप में से वाटर इसके ऊपर आ रहा है, इसके बीच में, क्लियर। ये वाटर इधर गिर रहा है, क्लियर। तो इसको हम कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे एक फॉरवर्ड काइंड ऑफ रिएक्शन हो रही है, क्लियर। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इसके बॉटम पे एक सिमिलर डायमीटर का, जितना इधर डायमीटर है उसी सेम डायमीटर का इधर हमने एक होल ड्रिल कर लिया, क्लियर। तो उससे क्या होगा, जितना वाटर इधर आ रहा है उतना वाटर बाहर जाएगा, क्लियर। तो ये क्या हो रही है, यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है। कहने का मतलब जितना पानी इधर आ रहा था सेम अमाउंट से पानी बाहर जा रहा है। तो इस जो वाटर का जो लेवल होएगा दैट विल रिमेन द सेम, क्लियर। मतलब यहाँ पे पानी भरना भी जा रहा है और पानी गिरना भी जा रहा है। मतलब जितना वाटर इधर जा रहा है उतना वाटर इधर वापस निकल रहा है, क्लियर। मतलब ये जो पानी है इट इज नॉट एट द स्टेट ऑफ रेस्ट। हम इसको रेस्ट पे नहीं बोल सकते, क्लियर, क्योंकि हम ऐसा कह सकते हैं कि जितना पानी आ रहा है उतना पानी बाहर जा रहा है, क्लियर। समझ में आ गया? सो दिस वाटर इज नॉट एट रेस्ट, क्लियर। तो इस टाइम पे जहां पे हमारे पानी का मोशन हो रहा है, ठीक है, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल। सो जब इस तरह का इक्विलिब्रियम होएगा, इक्विलिब्रियम मतलब इधर पानी का लेवल तो सेम रह रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम तो अटेन हो रहा है, क्लियर, लेकिन ये पानी मूव भी कर रहा है, क्लियर। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, क्लियर। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम, क्लियर। तो केमिकल इक्विलिब्रियम इज एन एग्जांपल ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है, ये जो बॉक्स है ये रेस्ट पे रह रहा है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में देयर इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बट ऑन अ होल द लेवल ऑफ वाटर इज रिमेन्स द सेम, क्लियर। तो जो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये जो हमारा चैप्टर है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कैसे? क्योंकि एक टाइम पे क्या होगा ना, ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब जितना पानी आ रहा है उतना पानी ही नीचे जा रहा है, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जितना पानी ऊपर आ रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन का हो रहा है उतना ही बाहर निकला है। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हियर इन दिस केस, क्लियर। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड is equals to the rate of backward reaction. I hope this concept is clear here. Clear? तो अभी इक्विलिब्रियम को समझने से पहले ना हम दो टाइप के रिएक्शन को कंसिडर कर लेते हैं। एक है हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन और एक होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होती है। कहने का मतलब है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गया, दैट्स इट, क्लियर। दोबारा से ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो सकते, दिस इज वन वे, क्लियर। सो दिस रिएक्शन इज वन वे, मतलब एक ही डायरेक्शन में जब रिएक्शन हो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करी जाए और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करी जाए, तो इस वाली रिएक्शन को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, क्लियर।
तो इरिवर्सिबल की 3 तरह की एग्जांपल्स हम कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एग्जांपल क्या होगी? सबसे सिंपल HCl और NaOH के साथ ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं हमारे पास? ये एसिड और बेस मिलके क्या बनाएंगे? सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर? तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन क्यों है? क्योंकि ये सॉल्ट एंड वाटर दोबारा से मिलके ये एसिड और बेस नहीं बना सकते, क्योंकि ये क्या है हमारा एसिड और इसकी टेंडेंसी क्या होती है एचाइन को लूज करने की। तो ये अपने कॉन्टिन्यूसली एचाइंस को लूज करी जाएगा और ये कॉन्टिन्यूसली OH नेगेटिव आइंस दी जाएगा और ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? वाटर और NaCl। और इन दोनों की टेंडेंसी नहीं होती कि ये दोबारा से कंबाइन करके दोबारा से HCl एंड NaOH बना रही। क्लियर? सो दिस रिएक्शन इज वन वे, एक ही डायरेक्शन में होती है और ये रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर? तो सिमिलरली है हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की एग्जांपल हम ले सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट और NaCl की। क्लियर? तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ये क्या बना देते हैं हमारे पास AgCl, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं सिल्वर क्लोराइड के, एंड NaNO3। क्लियर? और ये जो AgCl है और दोबारा से NaNO3 के साथ मिलके ये दोबारा ये नहीं बना सकता। क्लियर? मतलब ऐसे इसके टेस्ट ट्यूब में नीचे इसके वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स हो जाते हैं AgCl के और इधर NaNO3 का सोल्यूशन होता है। तो ये दोनों आपस में मिलके दोबारा से ये नहीं बना सकते सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। क्लियर? सो दिस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। सिमिलरली हमारे पास जो कंबशन रिएक्शंस होती हैं, कंबशन रिएक्शन का मतलब जैसे ये कार्बन है ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड और हीट लिबरेट कर देती हैं। क्लियर? सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंबशन रिएक्शन। सिमिलरली जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई गैस और दोबारा से वो हीट के साथ कंबाइन करके दोबारा से कार्बन और ऑक्सीजन नहीं बना सकते। सो दीज 3 रिएक्शंस आर वन वे। कहने का मतलब ये हमारी है इरिवर्सिबल रिएक्शंस। क्लियर? तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्लियर हो गया। और जो हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम है वो सिर्फ हमारा रिवर्सिबल रिएक्शंस में होता है। क्लियर? तो अभी हम रिवर्सिबल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। हम एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं, एग्जाम्पल A + B गिव राइज टू C + D, और ये जो एरो है दैट इज एन एरो फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है? A + B C + D में भी चेंज हो रहा है और जब ये C + D बन जाएगा कुछ अमाउंट में तो ये दोनों आपस में मिलके A + B भी बना रहे हैं। क्लियर? तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो समझने के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि इनिशियली जब हमारा टाइम 0 है, कहने का मतलब जब हमने रिएक्शन को स्टार्ट ही किया है तो इनिशियली हमारे पास सिर्फ A और B के मोल्स होंगे। तो हम अज्यूम कर लेते हैं इधर इसके 2 मोल्स हैं, इधर भी इसके 2 मोल्स हैं और इनिशियली स्टार्टिंग में C और D तो कुछ नहीं बनेगा, मतलब ये 0 और 0 है। ठीक है, इसके नंबर ऑफ मोल्स। मतलब स्टार्टिंग में जब हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया तो हमारे पास सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन ही होएगी, मतलब A + B मिलके C + D में ही चेंज होएगा। क्लियर? इतना समझ में आ गया? विद टाइम जब हमारा कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, मतलब कुछ सपोज करो 10 सेकंड्स के बाद या 20 सेकंड्स के बाद या कुछ टाइम के बाद हमारी ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, तो उधर क्या होएगा कि हमारा ये जो C + D भी बनना शुरू हो जाएगा। क्लियर? मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो जो हमारा C + D है वो भी दोबारा से मिलके A + B बनाना शुरू कर जाएगा, मतलब इधर बैकवर्ड रिएक्शन भी होनी शुरू हो जाएगी। क्लियर? मतलब विद टाइम क्या होएगा कि जो हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो कम होना शुरू हो जाएगा एंड जो हमारा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि C + D भी बनना शुरू हो जाएगा। क्लियर? इनिशियली स्टार्टिंग में क्या था, हमारा जो सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही थी, मतलब जो हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन था वो ज्यादा था और जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन था वो कम था। क्लियर? स्टार्टिंग में क्योंकि हमारे पास C + D नहीं बना था, लेकिन जब हमारे पास C + D बन जाएगा तो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका रेट कम हो जाएगा और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा हो जाएगा। विद सर्टेन टाइम मतलब इक्विलिब्रियम पे क्या होएगा हमारे पास कि जो हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है वो इक्वल हो जाएगा। इस स्टेट को हम बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। तो उस स्टेट पे मतलब एट इक्विलिब्रियम क्या होगी, जो कंसंट्रेशन होगी सभी की क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। मतलब A, B, C और D की जो कंसंट्रेशन होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। मैंने सेम नहीं बोला, मैंने बोला है कांस्टेंट। कांस्टेंट
क्लियर। अभी हम इसके एक एग्जाम्पल भी कंसिडर कर लेते हैं। कैसे? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन विल चेंज इनटू अमोनिया। ठीक है, इधर इसके 3 मोल्स हैं, इधर इसके 2 मोल्स हैं। क्लियर। तो इनिशियली तो क्या है, सिर्फ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन होएगा हमारे पास, और अमोनिया की कंसेंट्रेशन क्या होगी? 0। क्लियर। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की ग्राफ ड्रॉ करें, सो हियर देयर इज अ रेट ऑफ रिएक्शन और हियर देयर इज टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होएगा, इनिशियली हमारे पास सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है और धीरे धीरे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और इक्विलिब्रियम के वो कांस्टेंट हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सो दिस इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और बैकवर्ड रिएक्शन में क्या है, इनिशियली तो 0 है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, क्योंकि अमोनिया तो बना नहीं है, लेकिन जब भी हमारा अमोनिया बनना शुरू हो जाएगा तो वो क्या है, वो इसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। मतलब हमारा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा विद टाइम। मतलब ये है हमारा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर। तो इनिशियली स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन था। क्लियर। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा था। क्लियर। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, इधर फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही थी हमारी, तो यहाँ पे आके इक्विलिब्रियम के क्या हो गया, ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के हो गया। और इनिशियल टाइम 0 पे क्या है, हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी क्योंकि अमोनिया तो बना नहीं है। लेकिन जैसे ही अमोनिया बनना शुरू हो जाएगा तो हमारा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो रहा है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, और एट सर्टेन टाइम क्या होएगा, हमारी दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा। तो इस स्टेट को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, जब हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाए। क्लियर। तो अगर हम इनके कंसंट्रेशन के कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब क्या होएगा हमारे पास, तो इनिशियली तो हमारे पास सिर्फ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है। क्लियर। और हमारे पास जो अमोनिया है वो तो 0 है। तो हमारे पास क्या होएगा, ये सपोज कर लो हमने क्या बना दिया, हमारा नाइट्रोजन का ग्राफ है। क्लियर। मतलब नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कम होनी शुरू हो जाएगी, सिमिलरली हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन भी कम होनी शुरू हो जाएगी। क्लियर। सो दिस इज द कंसंट्रेशन फॉर हाइड्रोजन। लेकिन कुछ टाइम पे बाद आके जब हमारा इक्विलिब्रियम होएगा तो ये जो कंसंट्रेशन है ये कांस्टेंट हो जाएगी। क्लियर। तो ये कंसंट्रेशन जरूरी नहीं है ये सेम हो जाए। क्लियर। ये कांस्टेंट होगी, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये चेंज नहीं होगी। क्लियर। तो ये मेरे कहने का मतलब है। सो दिस इज द कंसंट्रेशन फॉर अमोनिया। क्लियर। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि स्टार्टिंग में क्या है, हमारे पास सिर्फ हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं A प्लस बी। क्लियर। तो हमारे पास सिर्फ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होएगा। जैसे ही हमारा C प्लस डी बनना शुरू हो जाएगा तो C प्लस डी विल स्टार्ट डिकम्पोजिंग इनटू A प्लस बी। क्लियर। तो हमारा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो जाएगा। वे एट सर्टेन टाइम जब हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन होना शुरू हो जाएगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों सेम हो जाएंगे। क्लियर। जैसे ये है। क्लियर। और उनकी जो कंसंट्रेशन है हमारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की वो भी कांस्टेंट हो जाएगी, सेम नहीं कांस्टेंट हो जाएगी। क्लियर। तो इस स्टेट को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो रेट ऑफ formation of ammonia is equals to rate of decomposition of ammonia। मतलब जितना अमोनिया बन रहा है उतना ही अमोनिया डिकम्पोज हो रहा है। तो इस वाली स्टेट को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। और इसकी एक और भी एग्जांपल है, जैसे हम PCl5 की ले लेते हैं, तो PCl5 चेंजेस इनटू PCl3 प्लस Cl2। ऐसे हम जैसे आगे आगे और पढ़ेंगे ना, हमारे पास और भी बहुत एग्जांपल्स होंगे हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस की। और तो अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब जो हमारा इक्विलिब्रियम अटेन हो गया एक बार, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब उधर इक्विलिब्रियम पे क्या क्या होएगा। तो सबसे पहले इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज, जो केमिकल इक्विलिब्रियम है दैट इज डायनेमिक इन नेचर। कहने का मतलब क्या है कि इधर हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही है और साइड बाय साइड हमारी बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है। क्लियर। मतलब इधर डायनेमिक्स है, मतलब देयर इज अ मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। क्लियर। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल ली वो वाटर टैंक वाली, वैसे ही। क्लियर। मतलब रेट ऑफ मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है। क्लियर। तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम है दैट इज डायनेमिक इन नेचर। एंड द सेकंड पॉइंट इज इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम ईदर साइड। किसी भी साइड से हम इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ स्टार्ट करें तब हमारे पास क्या बन रहा है, अमोनिया।
और अगर मैं इधर अमोनिया के स्टार्ट करूं तब भी हमारा इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है। क्लियर? सो इररिस्पेक्टिव कि हम किससे स्टार्ट करें, अगर हम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के स्टार्ट करें तब भी हमारा इक्विलिब्रियम अटेन होएगा एट द सेम पॉइंट। सिमिलरली अगर हम अमोनिया की डिकम्पोजिशन करें तब भी हमारा इक्विलिब्रियम अटेन होएगा। क्लियर? सो इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन फ्रॉम ईदर साइड, ईदर फ्रॉम द फॉरवर्ड रिएक्शन और फ्रॉम द बैकवर्ड रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से स्टार्ट कर लें चाहे हम अमोनिया पे स्टार्ट करें। तो जब हमारा इक्विलिब्रियम अटेन होएगा तो तीनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी एट दैट पॉइंट। क्लियर? सेम नहीं बोल रही हूँ, कांस्टेंट बोल रही हूँ। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन हैज नो इफेक्ट ऑन रिलेटिव कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। मतलब जब हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन, सपोज करो हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से स्टार्ट किया, चाहे हम इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों की जो मर्जी ले लें। क्लियर? चाहे हम 10-10 मोल्स ले लें, मतलब 10 मोल्स ले लें और इसके 30 मोल ले लें, चाहे हम कम ले लें। क्लियर? तो इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर उस इनिशियल कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर? मतलब इक्विलिब्रियम पे जो इन दोनों के कंसंट्रेशन की रेशो होएगी दैट विल बी दी सेम। मतलब अगर इधर 1 मोल इसका मतलब इसका 1 मोल है इक्विलिब्रियम पे तो इसका 2 मोल्स बनेंगे। क्लियर? ये मैं एग्जांपल ले रही हूँ। कहने का मतलब है इक्विलिब्रियम पे रेशो of the reactants and the products will remain the same irrespective of the initial concentration। जितनी मर्जी आप इनिशियल कंसंट्रेशन लो उसके ऊपर इक्विलिब्रियम पे जितनी कंसंट्रेशन है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? और इक्विलिब्रियम पे क्या होएगा, जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं, जैसे कलर होएगा, कलर सेम सा हो जाएगा। जैसे पूरे सोल्यूशन का कलर अगर ब्लू है तो ब्लू हो जाएगा, रेड है वो हो जाएगा, पिंक है, मतलब द कलर विल रिमेन कांस्टेंट, कलर चेंज नहीं होएगा एट इक्विलिब्रियम। सिमिलरली डेंसिटी विल रिमेन सेम एंड प्रेशर विल रिमेन सेम। मतलब जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं एट इक्विलिब्रियम दे ऑल विल रिमेन कांस्टेंट। क्लियर? और जो हमारी इक्विलिब्रियम है दैट कैन ओनली बी अटेन्ड इन अ क्लोज्ड वेसल। मतलब जो हमारी वेसल होनी चाहिए जिसमें हम रिएक्शन कर रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, वो क्लोज्ड होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सपोज करो हमारे पास ये एक रिएक्शन हो रही है, A+B चेंजेस इनटू C+D और D हमारे पास क्या है, गैस। तो अगर हम ओपन वेसल ले लेंगे तो जो D है दैट विल एस्केप आउट। क्लियर? तो इसलिए अगर D निकल गया तो ये बैकवर्ड रिएक्शन कैसे होएगा? क्लियर? सो फॉर एन इक्विलिब्रियम टू अटेन हमारे पास जो रिएक्शन होनी चाहिए दैट विल बी एट इन अ क्लोज्ड वेसल। क्लियर? एंड द फिफ्थ पॉइंट इज द यूज ऑफ कैटलिस्ट। हमें पता है कैटलिस्ट क्या करता है, इट एनहांसेस द रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? तो इसका फंक्शन क्या है, इट एनहांसेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो क्या होएगा, कैटलिस्ट वो दोनों का रेट को इनहेंस करेगा। मतलब किसके, इट एनहेंसेस द रेट ऑफ रिएक्शन, कौन सी, दोनों, फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को भी इनहेंस करेगा और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को भी इनहेंस करेगा। क्लियर? तो कैटलिस्ट के यूज करने का मतलब क्या होगा कि जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो जल्दी अटेन हो जाएगा। क्लियर? तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि एक हमारे पास इधर माउंटेन है। क्लियर? तो हमने क्या करना है, ये जो एक लड़का इधर खड़ा है इसने इस माउंटेन को क्रॉस करके इधर जाना है। क्लियर? मतलब यहां से इसको इधर जाना है। क्लियर? और अगर हम यहाँ पे कैटलिस्ट क्या करेगा, इसके पाथ को शॉर्टन कर देगा। क्लियर? पाथ को इजी कर देगा। तो हम क्या करते हैं, हम इधर एक टनल बना लेते हैं। क्लियर? तो टनल से क्या होगा, ये जो आदमी है या ये लड़का है ये इधर जल्दी पहुंच जाएगा। क्लियर? सिमिलरली अगर इस लड़के को इधर वापस आना है तब भी ये वाला पाथ ही फॉलो करेगा। क्लियर? मतलब ये जो टनल है ये एज अ कैटलिस्ट एक्ट हुई, मतलब इसने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को भी इंक्रीज कर दिया और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को भी इंक्रीज कर दिया। क्लियर? सो कैटलिस्ट क्या करता है, दोनों के रेट को इनहेंस करता है, फॉरवर्ड रिएक्शन के भी और बैकवर्ड रिएक्शन के भी, और इससे हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो जल्दी आ जाता है। कैसे? अगर मैं इधर रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम का ग्राफ बनाऊं एंड टाइम, तो ये है हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो रही है और ये है हमारी बैकवर्ड रिएक्शन, और इक्विलिब्रियम के दोनों पर रेट क्या है, दिस इज द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दिस इज द रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। और विद टाइम क्या है, ये दोनों कांस्टेंट मतलब सेम हो रही है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल्स टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम। क्लियर? और कैटलिस्ट के साथ क्या होगा, दोनों का रेट क्या है, मतलब जो इक्विलिब्रियम है वो दोनों का रेट सेम जल्दी हो जाएगा।
मतलब जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो जल्दी अटेन हो जाएगा. सो दिस इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दिस इज द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. सो दिस इज द पाथ व्हेन देयर इज नो कैटलिस्ट, मतलब दिस इज द पाथ विदाउट कैटलिस्ट और ये है विद कैटलिस्ट, ये वाला. क्लियर. तो कैटलिस्ट के साथ क्या है कि जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो जल्दी अटेन हो जाएगा. क्लियर. आई होप दिस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम आर क्लियर. अभी जो नेक्स्ट है वो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ मास एक्शन. सो दिस वाज गिवन बाय गोल्डबर्ग एंड वेई. तो इसको डराइव कैसे करते हैं हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन ज्यूम कर लेते हैं, a प्लस बी चेंजेस इनटू c प्लस डी. क्लियर. तो जो हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो किसके इक्वल होएगा, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स. क्लियर. मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन उतनी ही होएगी जितने हमारे पास इसका जो एक्टिव मास पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में. क्लियर. सो ये जो है सो दिस इज द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, या जो भी हम ले रहे हैं वो. ठीक है. सो रिएक्टेंट ए, तो इसका ये एक्टिव मास है. एक्टिव मास क्या होता है, मतलब सपोज करो टोटल मास, मैं वैसे एग्जांपल ले रही हूँ 10 ग्राम्स है ए का, लेकिन जो रिएक्शन में जितना मास उसका पार्टिसिपेट कर रहा है उसको हम बोलते हैं एक्टिव मास. सो द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स. क्लियर. तो इसको प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए मैं इधर रेट कांस्टेंट KF लिख सकती हूँ एंड A एंड B एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स. सिमिलरली जो हमारा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है दैट विल बी द प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ द प्रोडक्ट. मतलब जितने हमारा प्रोडक्ट बनेगा उतना ही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होएगा. मतलब अगर ज़्यादा ये प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करेगा. So the rate of forward reaction is proportional to the active masses of the reactant, and similarly the rate of backward reaction is proportional to the active masses of the products. Clear? Similarly ये जो active masses है ना, ये वो वाला मास है जितना प्रोडक्ट का मास रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है. Clear? So इसका प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए मैं इधर रेट कांस्टेंट KB लिख सकती हूँ. तो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है हमारे पास, जो हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाता है. तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ KF AB इज इक्वल्स टू KB CD. क्लियर. तो अगर मैं, ये हमारा होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सो इसको हम लिख लेते हैं रेशियो ऑफ KF अपॉन KB, मतलब KF अपॉन KB. तो इधर इसको रीअरेंज अगर हम करेंगे तो इधर हमारे पास आ गया CD अपॉन A एंड B. क्लियर. सो दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. क्लियर. तो ये किसके इक्वल है, इट इज द रेशियो ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट. क्लियर. समझ में आ गया. सो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ KF अपॉन KB which is equals to the ratio of the active masses of the product to the active masses of the reactants. Clear? तो अगर मैं ऐसे assume करूं, suppose करो मेरे पास ऐसा नहीं है, कुछ मेरे पास ये है जैसे 2 moles of A plus B changes into 3 moles of C plus D. Let's assume like that. Clear? तो इसमें क्या होएगा, इसको हम 2A को ऐसे लिख सकती हूँ A plus B changes into C plus C plus C plus D. क्लियर. कोई फर्क तो नहीं पड़ा. क्लियर. तो 2 मोल्स को मैंने ऐसे खोल के लिख लिया. मैं ये इसकी जो स्टोशियोमेट्री की पावर रेज करते हैं ना हम, वो वाला रिलेशन ड्राइव करने की कोशिश कर रही हूँ. क्लियर. तो इधर मैं अगर लिखूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होएगा, KF इंटू A इंटू B. क्लियर. इसकी पावर 1, इसकी पावर 1. तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, KF इंटू A की पावर 2 इंटू B. फेयर एनफ. क्लियर. तो सिमिलरली अगर मैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखूं, सो दैट विल बी इक्वल टू KB इंटू C इंटू C इंटू C इंटू D, या फिर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू KB इंटू C क्यूब इंटू D. क्लियर. और इक्विलिब्रियम पे दोनों का रेट सेम हो जाता है. क्लियर. तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड एट इक्विलिब्रियम. तो क्या हो जाएगा, KF इंटू A स्क्वायर
B is equals to KB into C cube into D. क्लियर? तो K इक्विलिब्रियम किसके इक्वल आ जाएगा? KF अपॉन KB इज इक्वल्स टू C क्यूब इंटू D अपॉन A स्क्वायर इंटू B. तो ये वो ही वाला रिलेशन बन गया जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द एक्टिव मासेस of the product raised to the power of the stoichiometric coefficient to the ratio of the active masses of the reactants raised to the power of their stoichiometric coefficient. क्लियर? तो ये सिमिलर वही चीज है जैसे C raised to power C, अगर मैं इधर A B C D इनके stoichiometric coefficient ले लूं. क्लियर? सिमिलरली वैसे ही रिलेशन बन सकता है, लेकिन इसको मैंने क्लैरिफाई करने के लिए इधर 2 टाइम्स A लिया और इधर 3 टाइम्स C लिया, मतलब इसके 2 मोल्स लिए और इसके 3 मोल्स लिए. Clear? I hope this law of mass action or the law of chemical equilibrium is clear here. तो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो हमारे पास दो तरीके के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होंगे, एक होगा Kc और एक होगा Kp. तो जब हमने Kc यूज कब करना है? जब हमारे पास लिक्विड्स और गैसेस दोनों के केसेस में हम Kc यूज कर सकते हैं. लेकिन जब हम Kc यूज करेंगे तब जो हमारा कंसंट्रेशन लेंगे दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी. क्लियर? मतलब जो कंसंट्रेशन होगी दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम. क्लियर? और उसका जो यूनिट होगा दैट विल बी मोल पर लीटर. तो जब हम आगे एग्जांपल्स लेंगे तब ये और क्लियर हो जाएगा. और जो Kp टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ हम गैसियस स्टेट में यूज कर सकते हैं, और इधर जो हमने कंसंट्रेशन टर्म यूज करनी है दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर P. क्लियर? तो इस केस में जब हम कंसंट्रेशन टर्म की जगह पे हम पार्शियल प्रेशर लिखेंगे. क्लियर? और इसका जो यूनिट होगा दैट विल बी इन ATMs. क्लियर? तो अब अभी ये में जो एक्सप्रेशंस हैं कैसे डराइव करने हैं, कैसे होते हैं, ये हम अभी एग्जांपल के साथ क्लियर हो जाएगा. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें हमने एक्सप्रेशन बताना है और यूनिट बताना है Kp और Kc के लिए. क्लियर? तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट रिएक्शन को कंसिडर करें तो इधर मैं Kc का रिलेशन लिखूं तो वो क्या होएगा? हमने पता है कंसंट्रेशन टर्म्स रेज टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड रेज टू पावर 1 एंड कार्बन डाइऑक्साइड रेज टू पावर 1 अपॉन कैल्शियम कार्बोनेट रेज टू पावर 1. क्लियर? लेकिन ये जो दोनों हैं ये हैं सॉलिड. सो द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज, so concentration for solids is taken constant and it is taken as unity. क्लियर? तो ये हमने ध्यान में रखना है जब हमने किसी का रिलेशन लिखना है तो जो सॉलिड्स की कंसंट्रेशन होती है उसको हमने 1 कंसिडर कर लेना है. तो Kc के एक्सप्रेशन में क्या आएगा? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रेज टू पावर 1. क्लियर? तो अगर मैं इसका यूनिट लिखूं तो मैंने बताया है जब हम Kc लिखते हैं तब हमने क्या करना है, इसको किसके टर्म्स में इसके कंसंट्रेशन लिखेंगे? मोल्स पर लीटर रेज टू पावर 1. क्लियर? सो दिस इज द एक्सप्रेशन एंड द यूनिट फॉर Kc. सिमिलरली अगर मैं Kp का लिखूं रिलेशन तो Kp में सिर्फ हम गैसियस स्टेट लिख सकते हैं. तो इधर गैसियस स्टेट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. एंड मोर ओवर इसका हम सिर्फ पार्शियल प्रेशर लिखेंगे. सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट व्हिच इज 1. क्लियर? और इसका जो यूनिट होता है पार्शियल प्रेशर का दैट इज ATM रेज टू पावर 1. तो इधर एक नोट करने वाली बात ये है. क्लियर? जो कंसंट्रेशन होगी जब हमने Kc लिखना है फॉर सॉलिड इट इज ऑलवेज टेकन कांस्टेंट एंड इट इज ऑलवेज 1. क्लियर? तो सिमिलरली अगर मैं इस रिलेशन सेकंड रिएक्शन की बात करूं तो इधर Kc का क्या आएगा? NO2 raised to power 2 upon N2O4 raised to power 1 because they both are in gaseous states. Clear? So this is the expression for Kc. और अगर मैं इसके यूनिट्स लिखूं that will be equals to mole per liter square upon mole per liter. तो ये कट हो जाएगा. So the units will be mole per liter in this case. Clear? So this is the expression for Kc. तो अगर मैं Kp का रिलेशन लिखूं इधर तो वो क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 raised to power 2 upon partial pressure of N2O4 raised to power 1. Clear? Because both of them are in gaseous state. Clear? तो अभी अगर इसके यूनिट्स लिखूं so that will be equal to ATM raised to power 2 upon ATM raised to power 1 and the overall unit will be ATM. Clear? So this is the expression for Kc and its unit and this is the expression for Kb and their units.
क्लियर। सिमिलरली अगर मैं तीसरे की एग्जांपल लूं, सो इसमें क्या है, हमारा कोई फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, जैसे लिक्विड स्टेट इज चेंजिंग इनटू द गैसियस स्टेट, मतलब देयर इज अ फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर। तो अगर इसके केस में हमने क्या कंसीडर करना है, जब हम केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो क्या आएगा, वाटर का कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 अपॉन वाटर का कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1, मतलब ये है हमारा लिक्विड और ये है गैसियस। क्लियर। तो ये हमने ध्यान में रखना है जब हमारे पास ऐसे फिजिकल इक्विलिब्रियम हो, जैसे लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा या फिर एलोट्रोपिक चेंज हो, जैसे कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं, जैसे ग्रेफाइट डायमंड में चेंज हो रहा है एंड सो ऑन। जो एलोट्रोपिक चेंजेस होती हैं और जो फिजिकल स्टेट की चेंजेस होती हैं, उस केस में जो कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड है, क्लियर, तो उसको हम द कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड इज टेकन एज यूनिटी एज कंपेयर टू द गैसियस। क्लियर। क्योंकि जो गैसियस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू हमने जो लिक्विड की कंसंट्रेशन लेनी है वो हमने कांस्टेंटली लेनी होती है 1। क्लियर। सो केसी के रिलेशन में ये टर्म नहीं आएगी, सिर्फ हमारे पास गैसियस स्टेट वाली टर्म्स आएंगी। क्लियर। सो इसका क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर। क्लियर। तो इसको एक आप लाइन लिख लो इधर, एक्टिव मास ऑफ लिक्विड in equilibrium with gas is taken unity। क्लियर। मतलब जो हमारा लिक्विड का एक्टिव मास है, जब वो गैस के साथ इक्विलिब्रियम में है तब हम उसको यूनिटी लेंगे। क्लियर। तो लिक्विड के एक्टिव मास को हमने यूनिटी ले लिया। क्लियर। तो सिमिलरली जो केपी का रिलेशन आएगा वो भी सिर्फ गैसेस के फॉर्म में होता है, क्योंकि केपी में हम सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस लेते हैं, तो गैसेस तो इधर यही है। क्लियर। तो वो क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर raised to power 1 raised to the stoichiometric power, which means atm raised to power 1। क्लियर। सो दिस इज क्लियर, समझ में आ गया। सो इधर आपने दो चीजें ध्यान में रखनी है, जब हमने केसी का रिलेशन लिखनी है तो जो कंसंट्रेशन होती है सॉलिड की वो हमने यूनिटी लेनी है, कांस्टेंट लेनी है। सिमिलरली अगर लिक्विड और गैसेस के इक्विलिब्रियम है, लिक्विड और गैसेस का जब इक्विलिब्रियम है, लिक्विड और गैसेस का जब इक्विलिब्रियम है, तब हमने जो एक्टिव मास ऑफ लिक्विड होता है which is when it is in equilibrium with the gaseous state, तब हम इसके एक्टिव मास को यूनिटी लेते हैं। क्लियर। तो अगर हम इसकी बात करें, अगर इधर हमने केसी का एक्सप्रेशन लेना हो तो हमें पता है सॉलिड्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो हम यूनिटी लेते हैं, तो केसी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, कॉपर प्लस 2 की पावर 1 अपॉन एजी प्लस 1 की पावर 2 रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर। बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड टर्म्स आर टेकन यूनिटी। तो इधर अगर हम लिखें तो ये क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर पावर 1 अपॉन मोल पर लीटर पावर 2 एंड इट विल बी इक्वल टू मोल पर लीटर माइनस 1। क्लियर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर केसी एंड दीज आर द यूनिट्स फॉर केसी। सिमिलरली अगर हम केपी की बात करें, हम पता है केपी सिर्फ हम किस स्टेट में लेते हैं, गैसियस स्टेट में, तो क्या यहाँ पे कुछ गैसियस है, नहीं। सो द केपी हियर विल बी नॉट डिफाइंड। क्लियर। अब हमारे पास ये फिफ्थ एग्जाम्पल एक और है, तो उसका भी हमने ये नोट कंसिडर करना है। हमारे पास 3 नोट्स हैं इसमें। पहला क्या हमने कंसिडर किया था कि जब हमारे पास सॉलिड हो तो उसकी, जब हम केसी का रिलेशन लिखते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन हम यूनिटी लेते हैं। सेकंड हमने नोट क्या किया था कि जब हमारे पास फिजिकल इक्विलिब्रियम हो, जैसे वाटर इन अ लिक्विड स्टेट चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट, तो उसके लिक्विड जब गैसियस स्टेट में चेंज होता है तब हम केसी का जब हम रिलेशन लेते हैं तो लिक्विड स्टेट की कंसंट्रेशन हम यूनिटी लेते हैं। क्लियर। तो सिमिलरली ये जो थर्ड नोट है उसमें क्या है कि अगर हमारी रिएक्शन एक एक्वस मीडियम में हो रही है, मतलब वाटर को हम एज ए सॉल्वेंट कंसिडर कर ले हैं, तब हमने वाटर की कंसंट्रेशन को यूनिटी लेता है, कब, जब हम केसी का रिलेशन लेते हैं। केपी में तो कोई पंगा नहीं है क्योंकि उधर तो सिर्फ हम गैसियस स्टेट्स को ही लेते हैं। क्लियर। तो अगर हम इधर केसी का रिलेशन लिखें, सो दैट विल बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO नेगेटिव इंटू H3O पॉजिटिव, क्योंकि इनकी स्टोइचियोमेट्रिक्स तो 1 है, देन दैट डजंट मैटर। तो सिमिलरली इधर क्या हो जाएगा हमारा CH3COH। तो इधर हम वाटर की कंसंट्रेशन नहीं लेंगे बिकॉज इट इज टेकन एज यूनिटी। तो अगर मैं इसका यूनिट्स लिखूं, मोल्स पर लीटर अपॉन मोल्स पर लीटर, तो ये कट हो गया, तो इसका जो यूनिट होगा दैट विल बी मोल पर लीटर। क्लियर। सिमिलरली अगर मैंने केपी का रिलेशन लिखना हो तो इधर कुछ गैसियस स्टेट में है, नहीं, सो हियर द केपी विल बी नॉट डिफाइंड। क्लियर। तो अभी आपको केपी और केसी का पता चल गया
कि इधर क्या डिफरेंस है। केसी में हम कंसंट्रेशन लेते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी मोल्स पर लीटर, और केपी में केस में हम पार्शियल प्रेशर्स लेते हैं। क्लियर? तो ये दोनों सेम भी क्यों हैं? क्योंकि हमें पता है जो पीवी होता है दैट इज इक्वल्स टू एनआरटी। क्लियर? तो पी किसके हो गया? एन अपॉन वी इंटू आर टी। अगर रेट गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, और अगर हमारे पास टेम्परेचर भी कांस्टेंट है फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, मतलब अगर ये दोनों चीजें, मतलब इधर एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर हम बात करें, आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, देन द प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस कारण हम कंसंट्रेशन को हम नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम पर लीटर या पर मतलब वो भी ले सकते हैं, और हम इधर पार्शियल प्रेशर भी ले सकते हैं जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन बनाते हैं। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमने उसमें रिलेशन फाइंड आउट करना है केपी और केसी में। क्लियर? तो हमने देखा है कि जब हम केसी लिखते हैं तब हम सिर्फ गैसियस स्टेट्स ही लिखेंगे। आई मीन इधर सॉलिड स्टेट की जो कंसंट्रेशन होगी वो भी यूनिट ही होगी, और ये लिक्विड स्टेट है, हम अज्यूम कर ले हैं कि जो हमारा रिएक्शन है वो एक्वस मीडियम में हो रहा है। क्लियर? तो दिस इज टेकन एज अ सॉल्वेंट, तो इसकी भी कंसंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दैट कंसंट्रेशन विल आल्सो बी टेकन एज यूनिटी। तो हम सिर्फ गैसियस कंसंट्रेशन को लिखेंगे, राइट? तो अगर मैं केसी का रिलेशन लिखूं तो वो क्या होएगा? एक्टिव मास ऑफ डी इंटू ई अपॉन ए का स्क्वायर। क्लियर? इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसके पावर में आ जाएगा। क्लियर? तो सिमिलरली अगर मैं केपी का रिलेशन लिखूं वो क्या होएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ these products, partial pressure of E, sorry not square because there is no coefficient here, सिर्फ 1 होएगा इसकी पावर, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का स्क्वायर। क्लियर? तो अभी हमने इन दोनों में से रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि जो हमारा पीवी होता है दैट इज इक्वल्स टू एन आर टी। क्लियर? और जो प्रेशर होएगा दैट विल बी इक्वल टू एन अपॉन वी इंटू आर टी। क्लियर? तो ये नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम कंसंट्रेशन ले सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू सी आर टी। क्लियर? सो पी इज इक्वल्स टू सी आर टी। तो सिमिलरली अगर मैं केपी का रिलेशन लिखूं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी डी आर टी इंटू सी ई आर टी अपॉन सी ए आर टी स्क्वायर। क्लियर? और कैन वी राइट इट लाइक दिस, Kp is equals to concentration of D into concentration of E upon concentration of A का square into RT की पावर, इधर 1 है इधर भी 1 है, 1 plus 1 minus 2, कैन वी राइट इट लाइक दिस, ये RT की पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। और ये कंसंट्रेशन टर्म कैसे हो सकते हैं? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, D इंटू E अपॉन A का स्क्वायर इंटू आर टी। और ये क्या है? दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट। क्लियर? तो इसको हम डेल्टा एन जी लिख सकते हैं। कहने का मतलब जो हमारा डेल्टा एन जी है दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, और ये होंगे, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट। क्लियर? समझ आ गया? तो यहां तक हम पहुंच गए। तो ये वाली जो टर्म है वो हमारी केसी ही है। क्लियर? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, केपी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। सो दिस इज द रिलेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमें केपी और केसी में रिलेशन पता चलता है कोई भी रिएक्शन का। क्लियर? और जो डेल्टा एन जी होगा वो क्या होगा? दैट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट। क्लियर? तो अभी हम इस रिलेशन को यूज करके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि हमारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं वो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी ये केपी और केसी के रिलेशन के ऊपर कुछ 4-5 क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे नीट या जेई एग्जाम्स में पूछे गए हैं अभी रिसेंटली। तो अभी 1 बाय 1 हम इनको ट्राई करते हैं करने का। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके खुद से ट्राई करें और देखें कि आपको सही आंसर मिल रहा है या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केपी इज नॉट इक्वल टू केसी। तो हमने बताना है केपी किस रिएक्शन में केपी केसी के इक्वल नहीं है। तो हमें पता है जो रिलेशन क्या होता है, केपी इज इक्वल टू केसी
आर टी की पावर डेल्टा एन जी। क्लियर। तो अगर हम 1 बाय 1 रिएक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करें, मतलब ये वाले रिलेशन में, तो फर्स्ट रिएक्शन में क्या होएगा, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इन द गैसियस स्टेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन द गैसियस स्टेट। क्लियर। तो सभी ये अगर आप देखोगे तो ऑल ऑफ देम आर इन अ गैसियस स्टेट। तो इस केस में क्या होगा, 2 माइनस 1 प्लस 1, 2 माइनस 2 क्या, 0 आ गया। तो इस केस में भी अगर समथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो इस रिलेशन में क्या होगा, केपी केसी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। सिमिलरली अगर हम इस रिलेशन में बात करें तो इसमें भी क्या होगा, केपी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर, तो इधर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 गैसियस में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 माइनस 2, तो इधर भी रेज टू पावर क्या हो जाएगा, 0। तो इस रिलेशन में भी केपी इज इक्वल टू के सी है, इस रिएक्शन में भी। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या है, केपी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर, अभी इधर दोनों ये गैसियस स्टेट में है, 1 प्लस 1 2, और ये भी गैसियस स्टेट में है, 2 माइनस 2 क्या आएगा, 0। तो इधर भी हमारे पास केपी इज इक्वल टू के सी आ रहा है। क्लियर। तो अगर हम इस रिएक्शन में बात करें फोर्थ वाली, तो केपी किसके इक्वल होता है, के सी आर टी की पावर, इधर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं गैसियस में, 2 माइनस इधर कितना है, 1। क्लियर। तो इस वाले केस में आर टी की पावर 1 आ रहा है। क्लियर। 2 माइनस 1 इज 1। तो इस केस में जो हमारा केपी है दैट इज नॉट इक्वल्स टू केसी। क्लियर। सो द आंसर इन दिस केस इज डी। क्लियर। आई होप दिस इज क्लियर। अभी अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है केपी और केसी के बीच में। क्लियर। तो अगर हम रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें, और ये हमें कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं जिनको हमने ट्राई करना है मैच करने के लिए, तो इसमें क्या होएगा, केपी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर, इधर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 2 माइनस इधर कितने मोल्स हैं गैसियस स्टेट में, 3 प्लस 1 4 4। क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा, केपी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर -2। क्लियर। या फिर हम इसको लिख सकते हैं के सी अपॉन आर टी का स्क्वायर। क्लियर। तो ये वाला हमारे पास रिलेशन बना है क्या, केपी इज इक्वल टू के सी अपॉन आर टी स्क्वायर। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि केपी की वैल्यू कुछ डिवाइड करके आ रही है, केसी को डिवाइड करेंगे किसी फैक्टर के साथ, मतलब केपी क्या है, कम है केसी से। क्लियर। बिकॉज केपी की वैल्यू अगर सपोज करो केसी की वैल्यू 1000 है, क्लियर, और आर टू की वैल्यू मल्टीप्लाई करके 2 डालें, तो दैट विल बी इक्वल टू 1000 अपॉन 4 का स्क्वायर, मतलब केपी की वैल्यू डिवाइड करके आ रही है, केपी की वैल्यू कम आ रही है केसी से। क्लियर। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट हियर। क्लियर। सिंपल क्वेश्चंस हमारे पूछे गए हैं, तो ये इनके मैंने सॉल्यूशंस हैं, ये वाले मैं एक बार इनको इनसर्कल कर लेती हूँ इस तरह से, ताकि इनको डिफरेंशिएट करने में कोई आसानी रहे। क्लियर। सो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दीज क्वेश्चंस। क्लियर। तो अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, हमने x की वैल्यू निकालनी है इस रिलेशन में। क्लियर। और ये हमें रिएक्शन दी हुई है। क्लियर। तो अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो हमें पता है kp इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा x मतलब डेल्टा एन जी। क्लियर। तो अगर हम देखें के सी आर टी और इधर डेल्टा एन जी देखें तो क्या है, इधर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं प्रोडक्ट में, 1 माइनस, तो और इधर कितने हैं प्रोडक्ट्स में, सॉरी ये भी गैसियस स्टेट में है, रिएक्टेंट्स में कितने हैं, 1 प्लस 1/2, मतलब 1 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा, 3/2, मतलब 1 माइनस 3/2। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या अगर 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1/2। क्लियर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सी। क्लियर। तो इधर मैंने इसको डेल्टा एन जी या एक्स को निकाला है, ये जो डेल्टा एक्स है ना, इसको निकालने की कोशिश की है, क्योंकि ये क्या होता है, डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट। तो वो निकाल के हम डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई, विच इज -12। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। सो दिस was the question which was asked in JEE Mains 2014. So this is an important question. Clear. तो ये इसका solution है, थोड़ा हौच पौच हो गया but bear with me. Clear. तो ये done हो गया। अब तो अभी हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वो भी रिसेंटली पूछा गया है नीट 2025 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, ये हमें रिएक्शन दी हुई है और हमें बोला हुआ है द बैकवर्ड रिएक्शन रेट इज हायर,
जो बैकवर्ड रिएक्शन रेट है वो ज़्यादा है फॉरवर्ड रिएक्शन रेट से बाय फैक्टर 2500। क्लियर, मतलब जो के बैकवर्ड होएगा दैट विल बी इक्वल टू 2500 टाइम्स द के फॉरवर्ड। सो इस वाली लाइन से हमें ये समझ लगता है क्या कि जो बैकवर्ड रिएक्शन रेट है वो ज़्यादा है बाय अ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट बाय द फैक्टर 2500। क्लियर, तो ये समझ में आ गया। क्लियर, और हमें टेम्परेचर दिया है, आर की वैल्यू दी हुई है और हमने क्या निकालना है, केपी। क्लियर, इतना पता चल गया। हमें पता होता है कि जो के इक्विलिब्रियम, क्योंकि अभी हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट्स में रिलेशन दिया हुआ है, तो हमें पता है के इक्विलिब्रियम क्या होता है, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, और ये के सी भी सेम ही होता है। क्लियर, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू के सी एज वेल। तो अगर हम इसमें वैल्यूज डालें तो ये क्या है, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड की वैल्यू कितनी है, 2500 इंटू के फॉरवर्ड, तो ये काट के कितना बन गया, 1/2500। क्लियर, तो हमें के सी की वैल्यू पता चल गई। क्लियर, तो हमें पता है इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, के पी इज इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। क्लियर, तो अगर मैं इधर के सी की वैल्यू लिख दूं विच इज 1/2500 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, हमने यूनिट्स को भी ध्यान में रखना है, तो ये सेम ही यूनिट्स में दी हुई है जिसमें हमें चाहिए होती है, बिकॉज टेम्परेचर इज इन केल्विन और जो प्रेशर होता है वो भी एटीएम में होता है और जो कंसंट्रेशन होती है दैट इज मोल पर लीटर। ठीक है, तो इसकी आर की वैल्यू कितनी है, 0.0831 इंटू टेम्परेचर कितना है 1000 और डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि ये गैसियस स्टेट में 2 - 1 कितना आ जाएगा, 1। क्लियर, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, क्या बन गया, 0.0831 इंटू 1000 अपॉन 2500। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.033। क्लियर, सो विच इज द ऑप्शन ए। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ई। तो पहले जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की थी वो इक्विलिब्रियम पे जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो हमने स्टडी किया था, लेकिन अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ई की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो जो के ई की वैल्यू है वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। सबसे पहले क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितनी मर्जी आप इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स लो उसके ऊपर के ई की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि के ई में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम निकालते हैं तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशंस लेते हैं ना वो हम लेते हैं एट इक्विलिब्रियम। क्लियर, और जो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशंस होती हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। तो इसी कारण जो इक्विलिब्रियम के ई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। डन। और सेकंड, वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वो सेम टाइम पे फॉरवर्ड रिएक्शन को भी इनहेंस करता है कैटलिस्ट और बैकवर्ड रिएक्शन को भी इनहेंस करता है। सो द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ई। और थर्ड क्या है, अगर यहाँ पे कोई इनर्ट मटेरियल हम डाल दें, जैसे इनर्ट गैसेस डाल दें, हीलियम, नियॉन वगैरह वो सब डाल दें, तो उसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर के ई। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि ये वाली जो रिएक्शन है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सपोज करो 40 है, फिर उसके बाद हमने उसमें एक इनर्ट मटेरियल हीलियम डाल दिया, तब उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होएगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम ही रहेगा चाहे आप कोई भी इनर्ट मटेरियल उसमें डाल दीजिएगा। क्लियर, सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट एंड द इनर्ट मटेरियल। तो वो डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करता है, तो वो डिपेंड करता है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, कि हम जो रिएक्शन है उसको किस तरह से लिख रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे सपोज करो हमारे पास ये वाली रिएक्शन है A + B गिव राइज टू C, तो जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम K1 अज्यूम कर लेते हैं, वो क्या होएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो सिमिलरली इसका क्या होएगा, वो भी क्या होएगा, AB अपॉन C, तो इसको हम 1/K1 लिख सकते हैं। क्लियर, तो अगर हमारी जो रिएक्शंस हैं वो रिवर्स हो रही हैं तो जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 1, वो भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, K1 1/K1 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। और जो सेकंड एग्जांपल है, सपोज करो इसकी अगर हम बात करें तो ये जो फर्स्ट रिएक्शन है इसमें हमारे पास जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे 1, 1 और 2 है, फिर हमने इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया बाय नंबर 2,
तो इसके ऊपर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर हम फर्स्ट रिएक्शन का K1 निकालें तो वो क्या आएगा, रेज टू द स्टोइचियोमेट्रिक पावर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू O2। क्लियर। और अगर हम सेकेंड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें, इसको हम K2 लिख लेते हैं, तो वो क्या आएगा, NO की पावर 4 अपॉन N2 की पावर 2 और O2 की पावर 2। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 2 है। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, NO2 अपॉन N2 इंटू O2 दी होल पावर 2। मतलब जो हमारा K2 है दैट इज इक्वल टू K1 की पावर 2। क्लियर, ये चीज़ लिखी जा सकती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इस रिएक्शन को किसी भी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर में आ जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज करो ये हमारी रिएक्शन है और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज K1, फिर उसके बाद इसको हमने n नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, तो जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होएगा वो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेज टू दी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब जिस नंबर से इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पावर में आ जाएगा। तो ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हम किसी रिएक्शन को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो नंबर है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में चला जाएगा ऐसे। क्लियर, तो ये डन में हो गया। तो अगर हम रिएक्शंस को ऐड अप करते हैं, सपोज करो ये हमारे पास एक रिएक्शन है A गिव राइज टू B, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, B अपॉन A। क्लियर, तो सिमिलरली इस रिएक्शन X गिव राइज टू Y का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, Y अपॉन X। ये इनके कंसंट्रेशन टर्म्स हैं या एक्टिव मासेस बोल सकते हैं। क्लियर, तो अब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होएगा, B Y अपॉन A X, मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो इन चीज़ों को B अपॉन A क्या है हमारा K1 और Y अपॉन X क्या है हमारा K2। तो अगर इसका मतलब क्या है कि अगर हम रिएक्शंस को ऐड अप करते हैं तो जो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। क्लियर, तो अब यहाँ से हमने 3 चीज़ें सीखी। क्या, अगर हम रिएक्शंस को रिवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाता है। क्लियर, 1 अपॉन में चला जाता है। और अगर हम किसी रिएक्शन को किसी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर पावर में चला जाता है जैसे ये। क्लियर, और अगर हम रिएक्शंस को ऐड अप करते हैं तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मतलब अगर इन दोनों रिएक्शंस को हम ऐड अप करेंगे तो इनके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देने के लिए। क्लियर, सिमिलरली अगर हम रिएक्शंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर, वो आप करके देख लेना। तो उसमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा K1 अपॉन K2, या जैसे भी आप रिएक्शंस को माइनस करोगे ना, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपको ये ऐसा एक्सप्रेशन निकल जाएगा। क्लियर, तो ये समझ में आ गया। तो अगर ये समझ में आ गया तो हम इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमें फर्स्ट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है। क्लियर, तो हमने इस सेकेंड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो अगर हम सेकेंड रिएक्शन को ध्यान से देखें तो ये क्या हुआ है, अगर हम फर्स्ट रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दें बाय नंबर 2 तो हमारे पास ऐसी कुछ रिएक्शन आ जाएगी। मतलब मल्टीप्लाई बाय हाफ, ये वाली रिएक्शन को तो हमारे पास रिएक्शन क्या बन जाएगी, हाफ H2 प्लस हाफ I2 गिव राइज टू HI। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, मैंने क्या बताया कि अगर हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जिस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर पावर में चला जाता है। मतलब 64 अब पावर में क्या आ जाएगा, हाफ। क्लियर, तो अब इसका हम रूट लेंगे तो कि इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, 8। क्लियर, लेकिन हमें रिएक्शन चाहिए क्या, ये वाली, मतलब इस रिएक्शन को हमें रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब HI गिव राइज टू हाफ H2 प्लस हाफ I2। तो अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम क्या कांस्टेंट क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो इसका जो K इक्विलिब्रियम डैश लिख लेते हैं हमको, तो वो क्या हो जाएगा 1/8। क्लियर, तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज 1/8। समझ में आ गया।
तो ये जो है इट डिपेंड करता है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन को के ऊपर भी। तो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे हम रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे, तो और इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी जो इसका सेकेंड फैक्टर है वो है टेम्परेचर, वो हम अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अभी जो सेकेंड फैक्टर है जिसके ऊपर हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है दैट इज़ द टेम्परेचर। क्लियर। तो जो टेम्परेचर है, अगर हमारी रिएक्शन एक 500 केल्विन टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब सेम ही टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर। लेकिन अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज करेगा, तो वो हमने देखना है कि किस तरह से वो चेंज कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में ये एक रिलेशन है, ठीक है। सो दिस K2 is the equilibrium constant at temperature T2 and K1 is the equilibrium constant at temperature T1, और हम assume कर लेते हैं कि जो temperature T2 है that is greater than T1। क्लियर। तो अभी हमने इनका रिलेशन फाइंड आउट करना है टेम्परेचर्स के साथ, K1 एंड K2 का। तो सबसे पहला केस हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारी डेल्टा एच ज़ीरो है, डेल्टा एच क्या है, इंथैल्पी चेंज। अगर इंथैल्पी चेंज ज़ीरो है तो उस केस में क्या होएगा, log टू द बेस 10 K2 upon K1 ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज डेल्टा एच इज ज़ीरो और समथिंग मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज ज़ीरो। क्लियर। तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा जो K2 upon K1 है दैट विल बी इक्वल टू 1। क्लियर। और हम कह सकते हैं कि जो हमारा K1 है दैट इज इक्वल टू K2। क्लियर। मतलब अगर हमारे पास इंथैल्पी चेंज ज़ीरो है, क्लियर, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम रहेगा। क्लियर। मतलब अगर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी। क्लियर। अगर हम केस 2 की बात करें, अगर हमारे पास डेल्टा एच नेगेटिव है, मतलब हमारी हीट लिबरेट हो रही है। हीट लिबरेट कब होती है, डेल्टा एच नेगेटिव कब होता है, जब हमारी रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक। क्लियर। अगर हमारा डेल्टा एच नेगेटिव है, मतलब उधर, मतलब ये वाली जो टर्म है ये क्या होएगी, नेगेटिव। क्लियर। मतलब मैं इधर रिलेशन पूरा लिख लेती हूँ एक बार, K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 R T2 अपॉन T1 अपॉन T1 T2। अभी हमें पता है ये वाली टर्म तो पॉजिटिव होएगी, क्यों, क्योंकि हमें बोला है T2 इज ग्रेटर देन T1, सो दिस टर्म विल बी पॉजिटिव। और डेल्टा एच क्या है हमारा, नेगेटिव। क्लियर। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव विल बी नेगेटिव। क्लियर। तो उससे ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव। समझ में आ गया ये चीज कैसे नेगेटिव क्यों है, डेल्टा एच अगर हमारा नेगेटिव है, क्लियर, तो ये टर्म पॉजिटिव होएगी ऑल द टाइम। क्लियर। बिकॉज T2 इज ग्रेटर देन T1, तो ऑन अ होल नेगेटिव इंटू पॉजिटिव विल बी नेगेटिव, विच इंप्लाइज दैट log टू द बेस 10 K2 अपॉन K1 इज लेस देन 0, दिस इज नेगेटिव। तो उसका मतलब क्या होगा, विच implies K2 इज लेस देन K1। क्लियर। लेकिन हमें पता है कि जो हमारा टेम्परेचर T2 है दैट इज ग्रेटर देन T1। क्लियर। ये हमने स्टार्टिंग में लेके चले। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। मतलब टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज। क्लियर। तो इसका इनवर्स रिलेशन है इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर। तो अगर हम केस 3 एंडोथर्मिक की बात करें, मतलब अगर हमारा डेल्टा एच पॉजिटिव है, मतलब जो हमारी रिएक्शन है इफ दैट इज एंडोथर्मिक, मतलब जो रिएक्शन प्रोसीड कर रही है वो हीट को गेन करके प्रोसीड कर रही है। क्लियर। तो उस केस में क्या होएगा, एंडोथर्मिक एंड डेल्टा एच की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम, ग्रेटर देन 0। क्लियर। मतलब log टू द बेस 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये वैल्यू तो पॉजिटिव है। क्लियर। और हमने बोला है कि डेल्टा एच भी ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये भी पॉजिटिव है टर्म, तो ये तो ऑल द टाइम पॉजिटिव रहेगी। और इधर हम डेल्टा एच को पॉजिटिव अज्यूम कर रहे हैं, तो ये भी टर्म ग्रेटर देन 0 होगी, विच इम्प्लाइज log टू द बेस 10 K2 upon K1 will be greater than 0. Clear. Which implies K2 upon K1 is greater than 0. उसका मतलब क्या है, K2 is greater than K1. क्लियर। मतलब अगर हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब अभी हमें पता है कि इधर टेम्परेचर T2 भी ग्रेटर है T1 से,
कहने का मतलब कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तब हमारा के भी इंक्रीज करेगा फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? तो ये हमारे दो रिलेशंस हैं, समझ में आ गया। अब अगर हम इनमें ग्राफ बनाएं इसको और भी अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए, तो अगर हम इधर इधर लिख देती हूँ मैं, तो अगर मैं इधर ग्राफ्स बनाऊं कैसे, पहले हमारा कौन सा था, एक्सोथर्मिक, इधर है हमारे पास log टू द बेस 10 k और टेम्परेचर। तो एक्सोथर्मिक के केस में क्या था, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते थे तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू डिक्रीज करती थी, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। क्लियर? लेकिन अगर हम वैसे ही एंडोथर्मिक का बनाएं, इधर क्या है हमारे पास log टू द बेस 10 k और टेम्परेचर है, इनमें क्या है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज करती है, तो इनका ग्राफ कुछ इस तरह से होएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन क्यों हुई है, क्योंकि इधर हम लॉग ले रहे हैं। क्लियर? सो दैट्स वाई वो कर्व्ड हैं ग्राफ्स कुछ। समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या देखा, किसके ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर, कैटलिस्ट के ऊपर और इनर्ट मटेरियल के ऊपर। लेकिन डिपेंड किस चीज के ऊपर कर रहा है, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, हमने रिएक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कई बार कुछ क्वेश्चन बोल देते हैं कि एक रिएक्शन हमें दी होती है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताया हुआ, और उस रिएक्शन को कुछ मोल्ड ऐड सब्ट्रैक्ट करके या मल्टीप्लाई करके कुछ एक नई रिएक्शन बता देते हैं, पूछ लेते हैं कि उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर के साथ, तो जब हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है वो नंबर पावर में चला जाता है। अगर हम रिएक्शंस को ऐड अप करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, अगर हम रिएक्शंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स डिवाइड हो जाते हैं, और अगर हम रिएक्शंस को रिवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है ये मैंने बता दिया, और ये जो ग्राफ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो नीट 2022 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ये हमें कुछ रिएक्शन दी हुई है। क्लियर? और दिस रिएक्शन इज एट 298 केल्विन, हमें केसी की वैल्यू बताई हुई है और कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बताई हुई है भी इतने मोलर है एट इक्विलिब्रियम। क्लियर? और हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन O3 फाइंड आउट करनी है इन मोलर, तो ये हमें ऑप्शंस दी हुई हैं। क्लियर? तो जब भी हम केसी या केपी का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वो होती है कंसंट्रेशंस या फिर पार्शियल प्रेशर्स एट इक्विलिब्रियम। क्लियर? इनिशियल कंसंट्रेशंस नहीं लेते, हम लेते हैं जब हम केसी का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं द कंसंट्रेशंस एट इक्विलिब्रियम। तो हमें केसी गिवन है, तो केसी क्या होता है, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ O3 raised to their stoichiometric coefficient upon oxygen raised to power 3 at equilibrium. क्लियर? तो इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को मैं पावर में ले लिया, एंड ये दोनों किस में है, गैसियस स्टेट में है। क्लियर? तो ये डन हो गया। तो केसी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 × 10⁻⁻59 विच इज इक्वल्स टू O3 की कंसंट्रेशन हमने फाइंड आउट करनी है, O3 स्क्वायर अपॉन O2 की कंसंट्रेशन कितनी है हमारे पास मोलर में, 0.040 का क्यूब। क्लियर? तो जब हम इस रिलेशन को सॉल्व आउट करेंगे, 3 × 10⁻⁻59 इंटू 0.040 का क्यूब इज इक्वल टू O3 का स्क्वायर। तो जब हम इसका रूट लेंगे तो हमारे पास O3 की कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके देख लिया, तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज 4.38 × 10⁻32। ऐसे करके कुछ ऐसे 19 × 10⁻64 करके कुछ ऐसा वैल्यू आ जाएगी O3 के स्क्वायर की। तो जब हम इसका रूट लेंगे तो ये जो पावर होगी ये 32 हो जाएगी, -32 इस तरह से। क्लियर? तो ऐसे करके ये सॉल्व करके देख लेना, तो आंसर आएगा ए। क्लियर? मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रही हूँ। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन 2 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये एक रिएक्शन दी हुई है और हमें ये कुछ इनके मासेस दिए हुए हैं, H2 का, I2 का, HI का, विच आर ऑब्टेन्ड एट इक्विलिब्रियम इन 1 लीटर वेसल। क्लियर? और इसकी जो वॉल्यूम दी हुई है दैट इज 1 लीटर। हमने केसी और केपी की वैल्यू बतानी है। क्लियर? और एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास रिएक्शन क्या है, H2 इन गैसियस प्लस I2 इन गैसियस गिव राइज टू 2HI।
क्लियर। तो इसका जो मास दिया हुआ है दैट इज 0.2 हाइड्रोजन का एट इक्विलिब्रियम, और आयोडीन का कितना दिया हुआ है 2.54, और हमारे पास HI का कितना दिया हुआ है 2.56, एंड दीज आर इन ग्राम्स। क्लियर, इन 1 लीटर वेसल। क्लियर, ये समझ में आ गया। तो हमें निकालना क्या है Kc। तो अगर हम Kc की वैल्यू निकालें तो Kc क्या होता है हमारे पास, कंसंट्रेशन HI का कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन H2 into I2। क्लियर, एंड दिस कंसंट्रेशंस आर इन मोलर्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है। इधर कंसंट्रेशंस क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स अगर हमने HI का निकालना हो इधर, वो क्या होएगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या है तक गिवन मास 2.56 अपॉन मोलर मास। HI का हाइड्रोजन का कितना है 1, आयोडीन का कितना है इधर 127, तो कितना आ गया 128। क्लियर, तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI। क्लियर, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब अगर हमने HI की कंसंट्रेशन निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे 2.56 अपॉन 128 डिवाइड बाय पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम हमने कितनी दी हुई है 1 लीटर। क्लियर, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ये वॉल्यूम है हमारी। क्लियर, तो सिमिलरली हम हाइड्रोजन के भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। वो कितना आ जाएगा, गिवन मास कितना है हाइड्रोजन का हमारे पास 0.2, और इसका जो मोलर मास होएगा H2 का कितना होगा 2। क्लियर, पर यूनिट वॉल्यूम 1 के साथ डिवाइड करेंगे देन वो सेम ही आ जाएगा, हमारी कंसंट्रेशन सेम ही आ जाएगी इसकी, मतलब 0.1 आ गया ये। क्लियर, तो अगर हम I2 की निकालें, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, गिवन मास I2 का कितना है 2.54, और मोलर मास कितना है आएगा I2 का 127 इंटू 2, तो वो आ जाएगा 254 अपॉन 1, वो तो सेम ही है क्योंकि 1 पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लेंगे हम, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम करेंगे तो वॉल्यूम हमें 1 लीटर दी हुई है। क्लियर, तो जब ये वाली वैल्यूज हम Kc में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो HI कितना है 2.56 अपॉन 128 का स्क्वायर अपॉन H2 कितना है, इसकी कंसंट्रेशन 0.1 इंटू I2 का कितना आएगा 2.54 डिवाइड बाय 254। क्लियर, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.56 अपॉन 128 का स्क्वायर इंटू 254 अपॉन 0.1 इंटू 2.54। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, आप खोल के सॉल्व करके चेक कर लेना, जब आपको रीअरेंज करके इसके डेसिमल्स वगैरह हटा के जब इसको सॉल्व करके, तो इसका आंसर 0.4 आ जाएगा। क्लियर, मैं पूरा नहीं सॉल्व कर रही हूँ। क्लियर, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.4। तो ये Kc तो हमारा 0.4 आ जाएगा। तो अगर हमने Kp निकालना हो तो Kp का क्या होता है, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू पावर डेल्टा Ng। क्लियर, ये रिलेशन होता है। तो अगर हम इधर डेल्टा Ng की वैल्यू निकालने की कोशिश करें, पहले आप ना ऐसे रिलेशन में सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट मत किया करो, थोड़ा स्मार्टली एक्ट करेंगे ना। अगर हम डेल्टा Ng की वैल्यू इधर निकाल के देखें, डेल्टा Ng क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट। तो इधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं 2, और इधर रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1 + 1 कितने आ जाएंगे 2। तो डेल्टा Ng की वैल्यू आ जाएगी 0। तो अगर Kp की वैल्यू आ जाएगी Kc इंटू RT रेज टू पावर 0, समथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, सो Kp इज इक्वल्स टू Kc। क्लियर, और हमारे पास Kc कितना है 0.4, तो Kp भी कितना आ जाएगा 0.4। तो आंसर वुड बी C। क्लियर, सिर्फ हमने एक Kc निकाला और फिर हमने इधर स्मार्टली एक्ट किया, तो इधर हमारा Kp भी सेम 0.4 आ जाएगा। क्लियर, सो दिस। तो अभी हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या है, हमें ये एक रिएक्शन दी हुई है। क्लियर, और हमें बताया है कि 3 मोल्स ऑफ H2 3 मोल्स ऑफ I2 आर केप्ट इन 10 लीटर्स ऑफ कंटेनर। मतलब हमें इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है हाइड्रोजन की और आयोडीन की। क्लियर, और Kc भी बताया हुआ है। हमने बताना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 एट इक्विलिब्रियम, माने हमने I2 की कंसंट्रेशन बतानी है एट इक्विलिब्रियम।
तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। कई बार हमें इक्विलिब्रियम के ऊपर कंसंट्रेशंस दी होती हैं, केसी फाइंड आउट करना होता है एंड सो ऑन। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस रिएक्शन को लिख लेंगे इस तरह से, हाइड्रोजन प्लस I2 गिव राइज टू 2HI। अभी यहाँ पे क्या है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इसकी कितनी है 3 मोल्स और इसकी भी कितनी है 3 मोल्स, और ये इनिशियली नहीं बना। क्लियर। और ये कंसंट्रेशन है 10 लीटर में। क्लियर। तो अभी हमें Kc की वैल्यू दी हुई है कितनी 49। क्लियर। और हमने I2 की नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं एट इक्विलिब्रियम। क्लियर। टेम्परेचर सेम है, समझ में आ गया। और Kc की वैल्यू हम मतलब Kc की जब हम एक्सप्रेशन में इधर कंसंट्रेशंस डालते हैं वो कौन सी कंसंट्रेशंस होती हैं, इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन। तो अगर हम एट इक्विलिब्रियम चेक करें, इक्विलिब्रियम में क्या होएगा कि इसमें इसका कुछ अमाउंट कंज्यूम हो जाएगा और ये कुछ बन जाएगा। क्लियर। मतलब हाइड्रोजन एंड आयोडीन कुछ डिकम्पोज होके HI को बना लेंगे। हम अज्यूम करते हैं कि इसमें से जो X मोल्स हैं, क्लियर, वो इसके डिकम्पोज हो गए, मतलब 3 माइनस एक्स। सिमिलरली क्योंकि इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 1 है, मतलब अगर इसका X मोल डिकम्पोज होएगा तो इसका भी X मोल ही डिकम्पोज होएगा, क्योंकि इधर भी 1 है इधर भी 1 है। कहने का मतलब अगर इसका 1 मोल डिकम्पोज होएगा तो इसका भी 1 मोल डिकम्पोज होएगा, तो इसका भी X मोल डिकम्पोज हो गया। और अगर इसका 1 मोल डिकम्पोज होके कितना बना रहा है 2 मोल्स, और अगर इसका X मोल डिकम्पोज होएगा तो HI कितना बनेगा 2X। क्लियर। क्योंकि 1 मोल डिकम्पोज होके 2 बना रहा है, X डिकम्पोज होके 2X बनाएगा। क्लियर। और ये है एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस व्हिच आर लेफ्ट, कंसंट्रेशंस लेफ्ट, मतलब जो हमारे रिएक्शन मिक्सचर में जो कंसंट्रेशंस हैं ये वो वाली कंसंट्रेशंस हैं। इतना समझ में आ गया। क्लियर। तो हमें पता है, और ये क्या है हमारे, ये है मोल्स। क्लियर। नंबर ऑफ मोल्स हैं। सिमिलरली ये भी क्या है मोल्स, ये सारे क्या हैं हमारे मोल्स। और अगर हमने कंसंट्रेशंस निकालनी हो, मतलब दीज आर द नंबर ऑफ कंसंट्रेशंस लेफ्ट इन टर्म्स ऑफ मोल्स हैं ये इधर। क्लियर। तो अगर हमने कंसंट्रेशन निकालनी हो तो हम क्या कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर। मतलब इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाए 3 माइनस एक्स डिवाइड बाई 10। सिमिलरली 3 माइनस एक्स डिवाइड बाई 10। सिमिलरली इधर क्या आ जाए 2x डिवाइड बाई 10। समझ में आ गया, क्योंकि हमें इधर वॉल्यूम कितनी दी हुई है 10 लीटर्स। डन। तो अगर हम Kc का एक्सप्रेशन इधर लिखें, Kc का एक्सप्रेशन क्या आएगा, HI की कंसंट्रेशन किस टर्म रेज़ टू पावर स्क्वायर, बिकॉज दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स, एंड हमें इधर Kc के एक्सप्रेशन में क्या चाहिए कंसंट्रेशंस मोल्स पर लीटर वाली। क्लियर। तो इसलिए हमने इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। क्लियर। अपॉन H2 इंटू I2। क्लियर। तो Kc कितना है 49 विच इज इक्वल टू HI का स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाएगा 1/5। इसको पूरा ही लिख लेते हैं, चलो बाद में देखेंगे हम। 2/10x का स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स अपॉन 10 इंटू 3 माइनस एक्स अपॉन 10। समझ में आ गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम इसको सॉल्व करके देखें 49 इज इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर अपॉन 3 माइनस x का होल स्क्वायर, बिकॉज 10 ये 10 के साथ 10 का स्क्वायर 10 कट जाएगा। ठीक है। तो ये ऐसे आ गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ना पूरा प्रॉपर, तो इधर क्या आ जाएगा हमारा 7, क्योंकि इसका रूट लेंगे तो 7 इज इक्वल्स टू 2x अपॉन 3 माइनस एक्स, इस तरह से। तो इधर जो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी ना वो आ जाएगी 2.33। क्लियर। लेकिन हमने फाइंड आउट क्या करनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 एट इक्विलिब्रियम, मतलब ये जो I2 के नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने हैं। मतलब इक्विलिब्रियम पे I2 के हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। मतलब क्या, हमने 3 माइनस एक्स फाइंड आउट करना है। मतलब 3 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 2.33। तो x की मतलब इसकी जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 0.66। क्लियर। तो आंसर विल बी दिस मच। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, एक तो ये 10 वाला फैक्टर को ध्यान में रखना है। ऑल्दो वो कैंसिल आउट हो जाता है लेकिन समटाइम हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ये कैंसिल आउट ना हो तो। क्लियर। और साथ के साथ हमने ये चीज़ फाइंड आउट देखनी है कि जो Kc का कंसंट्रेशन है वो 49 है और उस पर हमने
इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशंस लेनी है, मतलब ये वाली कंसंट्रेशंस लेनी है हमने। क्लियर? तो अब ये दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन पार्शियल प्रेशर वाली टर्म्स में है। क्लियर? आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 के साथ चलते हैं। तो हमें ये रिएक्शन दी हुई है, पार्शियल प्रेशर बताया हुआ है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एट इक्विलिब्रियम, और हमें टोटल प्रेशर बताया हुआ है, और हमने फाइंड आउट करना क्या है, केपी। क्लियर? और हमें बताया क्या है कि ये जो प्रेशर्स हैं ये इक्विलिब्रियम के ऊपर ही प्रेशर्स हैं। क्लियर? तो हमें पता है केपी का रिलेशन क्या होता है, partial pressure of product upon partial pressure of reactants, partial pressure of hydrogen raised to power 3। तो अगर पार्शियल प्रेशर हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का तो पता है और अमोनिया का नहीं पता, लेकिन हमें टोटल प्रेशर पता है। क्लियर? हमें पता है कि जो प्रेशर टोटल है दैट इज 2.8। क्लियर? तो जो टोटल प्रेशर होगा वो किस किस का प्रेशर होगा, दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम, एंड दिस इज गिवन टू अस एज 2.8। क्लियर? और इसका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कितना है, 0.8 एंड 0.4 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन विच इज इक्वल टू 2.8। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया हमें मिल जाएगा 1.6। क्लियर? तो जब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1.6 का स्क्वायर अपॉन नाइट्रोजन का कितना है पार्शियल प्रेशर 0.8 इंटू हाइड्रोजन का कितना है 0.4 का क्यूब। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी 50। मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है इसको, लेकिन आप सॉल्व करके देखेंगे, बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है, देन आंसर विल बी 50। क्लियर? अभी सिमिलरली हमारे पास 6th क्वेश्चन भी है। ये हमें रिएक्शन दी हुई है और हमें इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं। इधर हमें पार्शियल प्रेशर दिया हुआ था और इधर हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं और प्रेशर टोटल प्रेशर दिया हुआ है, और हमने निकालना क्या है, केपी। क्लियर? तो केपी हम इस रिएक्शन का सिमिलरली हमें पता है केपी का रिलेशन क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B2। क्लियर? और अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी निकालें, हमें पता है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, मतलब जितने भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं इनटू टोटल प्रेशर। ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से हमें पता चल जाता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, इधर मतलब ऊपर जिसका हमने पार्शियल प्रेशर निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। क्लियर? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बी कितना है हमारे पास 0.1 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A2 कितना है 0.2 प्लस 0.3 इंटू टोटल कितना है 6, मतलब ये क्या आएगा 0.1 अपॉन 0.5 इंटू 6, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 6/5। क्लियर? सिमिलरली जो पार्शियल प्रेशर ऑफ A2 है वो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A2 0.2 अपॉन 0.5 इंटू 6 विच इज द पार्शियल प्रेशर, वो क्या आएगा 2 इंटू 6/5 मतलब 12.5। क्लियर? सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 कितना आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B2 कितने हैं 0.3 अपॉन टोटल कितने हैं 0.5 इंटू टोटल प्रेशर कितना है 6, तो वो क्या आ जाएगा 3/5 इंटू 6 18/5। क्लियर? तो जब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे केपी की तो हमारे पास केपी की वैल्यू आ जाएगी, मतलब 6/5 का होल स्क्वायर अपॉन 12/5 इंटू 18/5। क्लियर? तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर अपॉन 5 कट जाएगा 12 इंटू 18। तो जब आप इसको सॉल्व करके देखोगे ना और डेसिमल्स में ले आने की आंसर को लाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। सॉल्व करके देखना, यही आंसर आएगा। क्लियर? मैं आंसर इस सॉल्व नहीं कर रही हूँ टू सेव टाइम। तो अभी ये जो 7th क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन क्या है कि ये हमें रिएक्शन दी हुई है, बताया हुआ है कि 0.2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन 5 लीटर फ्लास्क इज मेड टू रिएक्ट विद हाइड्रोजन, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है हाइड्रोजन की, और टेम्परेचर बताया हुआ है 327 डिग्री सेल्सियस
एट इक्विलिब्रियम, क्लियर, एंड 0.1 मोल ऑफ मिथेनॉल इज फॉर्म, मतलब 0.1 मोल इसका बन रहा है एट इक्विलिब्रियम, क्लियर। तो अगर इसका प्रेशर कितना है, प्रेशर एट इक्विलिब्रियम क्या है ये, तो हमने और केपी का रिलेशन दिया हुआ है और हमने बताना है अल्फा क्या है। कहने का मतलब ऑन अ होल हमने केपी की वैल्यू निकालने की कोशिश करनी है, क्लियर। तो हमें पता है क्या क्या बोला हुआ है उन्होंने कि इनिशियली क्या है हमारे पास, ये कितना दिया हुआ है 0.2 मोल्स, क्लियर, इज अलाउड टू रिएक्ट विद हाइड्रोजन, और इक्विलिब्रियम पे क्या है हमारे पास 0.1 मोल इसका बन रहा है, क्लियर। ये चीज हमें दी हुई है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें से 0.2 में से X डिकम्पोज हो रहा है, क्लियर, और हमें ये नहीं बताया कि हाइड्रोजन कितना है, हम वैसे एज्यूम कर लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये A है, A अमाउंट, क्लियर, यहां तक क्लियर। ये हमें बताया हुआ था, क्लियर, और हमें बताया हुआ है ये दो चीजें हमें पता है, 0.2 इनिशियल इसकी है और ये फाइनल कितना बना है 0.1, क्लियर। और मैंने अज्यूम कर लिया कि एट इक्विलिब्रियम ये X डिकम्पोज हो रहा है, तो अगर ये X डिकम्पोज होएगा, इधर 1 मोल है, तो अगर 1 डिकम्पोज हो रहा है तो 1 ही बन रहा है। सिमिलरली अगर इधर X डिकम्पोज होएगा तो इधर बनेगा भी कितना X, मतलब हमें ये लग रहा है कि X की वैल्यू इधर 0.1 है, क्लियर, मतलब 0.2 माइनस 0.1, और हमें ये पता चल गया इसकी नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास 0.1, क्लियर। और अगर ये X डिकम्पोज हो रहा है तो ये कितना डिकम्पोज होएगा 2X, क्लियर, मतलब A माइनस 2X, सॉरी, मतलब इधर लेफ्ट कितनी कंसंट्रेशन है वो बोल रही है ना कि कितनी कंसंट्रेशन हमें रिएक्शन मिक्सचर में रह गई है। तो A की वैल्यू कितनी है हमें पता नहीं है, A माइनस 2 इंटू एक्स कितना है 0.1, तो इसको हम लिख सकते हैं A माइनस 0.2. So this is the constant number of moles left at equilibrium. These are the number of moles of methanol which are formed at equilibrium. इतना डन हो गया, क्लियर। और हमें क्या दिया हुआ है इधर, हमें पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में निकालना है। हमें पता है Kp क्या होएगा, दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल अपॉन partial pressure of carbon monoxide into partial pressure of hydrogen raised to power 2, क्लियर। पार्शियल प्रेशर के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, क्लियर, मतलब इधर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी हमें चाहिए, क्योंकि अगर मैं इधर टोटल नंबर ऑफ मोल्स करूं 0.1 प्लस इधर A वाला फैक्टर आ रहा है, तो A को कैसे पता चलेगा कि A कैसे सॉल्व करेंगे, क्लियर। तो हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT होता है, और n किसके इक्वल होगा RT अपॉन PV, क्लियर। और टोटल प्रेशर दिया हुआ है इधर इक्विलिब्रियम पे, यस 4.92, क्लियर। तो अगर मैं इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, टेम्परेचर विल बी इन केल्विन, तो 0.082 इंटू, जब हम टेम्परेचर को केल्विन में लेंगे इधर 273 ऐड कर दो, दैट विल बी 500 अपॉन टोटल प्रेशर कितना है हमारा 4.92 इंटू वॉल्यूम कितनी है हमारे पास 5 लीटर, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाएंगे 0.5, क्लियर। तो अगर मैं इधर इस नंबर ऑफ मोल्स को ऐड करूं, मतलब 0.1 प्लस A माइनस 0.2 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 0.5, तो इसको सॉल्व करके मेरे पास A की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5 जब हम सॉल्व करेंगे, क्लियर। तो इधर हमारे पास कितना आ गया 0.5 minus 0.2 which is equals to 0.3. So these are the number of moles of H2, क्लियर। तो अभी हमें तीनों के नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, कार्बन मोनोऑक्साइड के भी, हाइड्रोजन के भी और मिथेनॉल के भी। तो हम इसका पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं, आप पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं सभी का, बिकॉज हमें इधर पार्शियल प्रेशर वाली टर्म्स चाहिए, क्लियर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल क्या आ जाएगा हमारे पास, इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.1 अपॉन टोटल कितने हैं 0.5 इंटू टोटल प्रेशर कितना है 4.92, क्लियर। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंटू 4.92। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन भी हम निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू कितने इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंटू टोटल प्रेशर, क्लियर। तो अगर हम Kp के रिलेशन में इसकी वैल्यूज डालें
दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ मेथेनॉल 0.1 अपॉन 0.5 इंटू 4.92 अपॉन हमने क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है 0.1 अपॉन 0.5 इंटू 4.92 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर 2, मतलब ये पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू डालेंगे इधर 0.5 इंटू 4.92 का स्क्वायर। क्लियर, तो ये इसके साथ कट हो गया, तो Kp का रिलेशन क्या आ जाएगा हमारे पास 0.5 अपॉन 0.3 का होल स्क्वायर इंटू 4.92 का होल स्क्वायर। तो अगर इस रिलेशन को हम इसके साथ कंपेयर करें, अगर हम, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें दी हुई है अल्फा अपॉन 4.92 का स्क्वायर, क्लियर, तो हमें अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5 अपॉन 0.3 का होल स्क्वायर, मतलब 25 अपॉन 9। क्लियर, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 25 अपॉन 9, तो इसका आंसर क्या है डी। क्लियर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको बड़े ध्यान से बड़े अच्छे से समझने की कोशिश की है। हमें सिर्फ दो चीजें दी हैं 0.2, 0.1 और टोटल प्रेशर। क्लियर, तो इसके साथ आपने इसको ध्यान से समझना, आप रिवाइंड करके एक बार फिर इस न्यूमेरिकल को अच्छे से देखिए कैसे किया है हमने। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से भी काफ़ी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है इसको हम अल्फा से डोनेट करते हैं, और ये होता क्या है, ये बेसिकली होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड पर मोल ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कितने मोल्स डिसोसिएट हुए एक मोल से। क्लियर, तो उसको हम बोलते हैं अल्फा, मतलब एक मोल ऑफ रिएक्टेंट से कितने मोल्स डिसोसिएट हुए उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब एक मोल ऑफ रिएक्टेंट से कितने मोल्स उसमें से डिसोसिएट हुए उस रिएक्टेंट के। क्लियर, और जो अल्फा की वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। अगर हमारी अल्फा की वैल्यू 1 होगी मतलब सारा का सारा रिएक्टेंट डिसोसिएट हो गया, मतलब रिएक्शन जो है हमारी कंप्लीट हो गई, और वो वाला केस होगा हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन वाला, जब हमारा सारा का मतलब जितने मोल्स हैं रिएक्टेंट के सारे जब डिसोसिएट हो जाएंगे तब हमारी अल्फा की वैल्यू 1 होगी। क्लियर, तो ये क्या है कि एक मोल ऑफ रिएक्टेंट में से कितना मोल वो डिसोसिएट हुआ, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये वाली रिएक्शन है, हमें अल्फा की वैल्यू दी हुई है 0.4, हमने देखना है कि इक्विलिब्रियम पे कितनी कंसंट्रेशन रह रही है इन तीनों की। क्लियर, तो उसको देखने के लिए क्या करेंगे, जैसे इधर हमारे पास क्या है, मतलब कितने मोल्स रह रहे हैं। क्लियर, मोल्स कैलकुलेट करेंगे, तो इधर हमारे पास इनिशियली स्टार्टिंग में हमें बताया हुआ है कि 3 मोल्स हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.4, हमें पता है एक में से कितना डिसोसिएट होएगा 0.4, अगर हमारे पास 3 मोल हैं तो कितने डिसोसिएट होंगे 3 इंटू 0.4। क्लियर, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या बताती है कि एक मोल में से कितना डिसोसिएट हुआ। क्लियर, तो 3 मोल्स में कितना डिसोसिएट होएगा इतना। क्लियर, तो इधर क्या है 3 मोल्स, और कितने डिसोसिएट होंगे 3 इंटू अल्फा, मतलब 3 इंटू 0.4, और टोटल कितने मोल्स हैं हमारे पास 3, 3 में से कितना डिसोसिएट हो गया 3 अल्फा। क्लियर, तो इधर इसकी इनिशियल क्या है 0 0। क्लियर, तो अल्फा क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कितने मोल्स डिसोसिएट हुए और टोटल मोल्स कितने हैं। सपोज करो हमारे पास टोटल मोल्स कितने हैं C, और एक मोल में से कितना डिसोसिएट होगा अल्फा, तो C मोल्स में कितना डिसोसिएट होएगा C अल्फा। क्लियर, और अगर हमने परसेंटेज डिसोसिएशन निकालनी हो तो अल्फा को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ। क्लियर, तो अभी ये क्वेश्चन है सिमिलरली इस तरह सा ही है। तो क्वेश्चन क्या है कि हमें 5 मोल दिए हुए हैं PCl5 के, तो इनिशियली हमारे पास कितना है 5 मोल्स PCl5 का, कितने 2 लीटर वेसल पे। हमने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बतानी है, ठीक है, हमने इसकी कंसंट्रेशन, पहले तो हम इधर नंबर ऑफ मोल्स देख लेंगे कितने बचेंगे, फिर उसके बाद इसको हम कंसंट्रेशन में वॉल्यूम के साथ डिवाइड करके हमें कंसंट्रेशन मिल जाएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। सभी की बतानी है PCl5, PCl3 और क्लोरीन की। क्लियर, और अल्फा की वैल्यू हमें दी हुई है। तो इनिशियली हमारे पास कितने हैं 5 मोल, तो अल्फा मतलब एक मोल में से कितना डिसोसिएट हो रहा है अल्फा, तो 5 मोल्स में कितना डिसोसिएट होगा 5 अल्फा। क्लियर, तो बचेंगे कितने मोल्स 5 मोल्स तो हैं, और 5 अल्फा इसमें से डिसोसिएट हो गया तो इतना बचा। क्लियर, और जितना डिसोसिएट हो गया, जैसे एक मोल में से एक मिल रहा है
तो इधर इनिशियली हमारे पास कितने हैं, 0 0। क्लियर। तो 1 मोल डिसोसिएट होके 1 मोल बना रहा है, तो 5 मोल डिसोसिएट होके कितना बनाएगा, 5 अल्फा। क्लियर। क्योंकि 1 मोल जब डिसोसिएट हो रहा है तो 1 मोल इसका बन रहा है, तो यहाँ पे कितने मोल डिसोसिएट हो गए, 5 अल्फा। तो कितने बनेंगे, 5 अल्फा। सिमिलरली इधर भी 5 अल्फा, बिकॉज 1 मोल PCl5 का डिसोसिएट होके 1 मोल ऑफ Cl2 बना रहा है, तो सिमिलरली 5 मोल्स ऑफ PCl5 डिसोसिएट होके 5 अल्फा बनाएगा। क्लियर, यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, वॉल्यूम दी हुई है 2 लीटर। तो अगर हमने कंसंट्रेशन निकालनी हो, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, सो दैट विल बी 5 माइनस 5 अल्फा अपॉन 2, 5 अल्फा अपॉन 2, 5 अल्फा अपॉन 2। तो इधर आप अल्फा की वैल्यू 0.4 रख के निकाल सकते हो इसकी वैल्यूज, मतलब इनकी कंसंट्रेशन कितनी है। तो अभी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, ये हमें रिएक्शन दी हुई है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताई हुई है HI की अल्फा है, और हमने KC का रिलेशन फाइंड आउट करना है, और ये 4 ऑप्शंस दी हुई हैं हमें। क्लियर। हमें पता है KC का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें कंसंट्रेशंस पता होनी चाहिए एट इक्विलिब्रियम। क्लियर। तो हम वही निकालने की कोशिश करते हैं। पहले हम इनिशियली, अभी इसकी कोई कंसंट्रेशन दी नहीं हुई है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, x, और इनकी क्या होगी 0 0, बिकॉज ये बने नहीं है। और एट इक्विलिब्रियम क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकालनी है। क्लियर। तो हमें पता है, और इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो हमें अल्फा दिया है, मतलब 1 मोल में से कितना डिसोसिएट हो रहा है, अल्फा। तो x मोल में कितना डिसोसिएट होएगा, x अल्फा। क्लियर। और बचेगा कितना, x माइनस x अल्फा। क्लियर। और अगर 2 मोल से कितना बन रहा है, 1 मोल। क्लियर। और x से कितना बनेगा, क्योंकि इधर कंसंट्रेशन हाफ हो रही है ना, मतलब 2 में से 1 बन रहा है, तो x में से कितना बनेगा, x बाय 2। मतलब जितना मतलब अगर x अल्फा डिसोसिएट हो रहा है तो कितना बनेगा, x अल्फा बाय 2। क्लियर। क्योंकि जितना डिसोसिएट हो रहा है, मतलब अगर 2 मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं तो 1 बन रहा है, तो अगर x अल्फा मोल्स डिसोसिएट हो गए, मतलब इधर हाफ हो रही है कंसंट्रेशन इधर की, तो अगर x अल्फा डिसोसिएट हो रहा है तो कितना बनेगा, x अल्फा बाय 2। सिमिलरली ये भी कितना बनेगा, x अल्फा बाय 2, क्योंकि इधर भी नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, हाफ। क्लियर। तो जितना बन रहा है, अगर 2 मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं इसके HI के, तो 1 बन रहा है, तो x अल्फा डिसोसिएट हो गया तो x अल्फा बाय 2 बनेगा। क्लियर। मतलब हाफ कंसंट्रेशन बन रही है, हाफ नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं। तो अगर हमने इनकी कंसंट्रेशन निकालनी हो तो वो कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो वो क्या बन जाएगा, x माइनस x अल्फा अपॉन v, x अल्फा अपॉन 2 अपॉन v, और इधर क्या हो गया, x अल्फा अपॉन 2 अपॉन v। तो ये आगे इनकी कंसंट्रेशन। तो अगर मैंने KC का रिलेशन लिखूं, KC क्या होएगा, नंबर ऑफ मोल्स और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़्ड टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक पावर्स। तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन की कितनी कंसंट्रेशन है, x अल्फा अपॉन 2 अपॉन v। सिमिलरली x अल्फा अपॉन 2 अपॉन v अपॉन ये कितना है, x माइनस x अल्फा अपॉन v का होल स्क्वायर। क्लियर। तो इधर यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें, ये v स्क्वायर हो गया, ये भी v स्क्वायर हो गया, मतलब ये v वाले वैल्यू कट हो गई। क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, x अल्फा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन x माइनस x अल्फा का होल स्क्वायर। क्लियर। तो क्या बन जाएगा ये हमारे पास, x स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ से जब ब्रैकेट में से x बाहर आएगा तो वो स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये x स्क्वायर कट गया, तो ये रिलेशन हमारे पास क्या बन गया, अल्फा स्क्वायर अपॉन 4, 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो ऐसा कुछ है ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर। अभी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सिमिलर सा इक्वेशन है। हमें ये इक्वेशन दी हुई है और बोला है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताया हुआ है, मतलब अल्फा बताया हुआ है NO का। हमने KP को कैलकुलेट करना है, और ये हमें टोटल प्रेशर दिया हुआ है। क्लियर। और ये 4 ऑप्शंस बताई हुई हैं। हमें पता है KP का जब हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तब हम पार्शियल प्रेशर्स लेते हैं। क्लियर। इतना समझ में आ गया। तो उसी तरह हमें भी इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। तो सबसे पहले हमने रिलेशन जो इक्वेशन दी है वो लिख ली। क्लियर। और इनिशियल कंसंट्रेशन हमें नहीं दी हुई है, तो वैसे ही सेम केस जैसे हमने पिछला क्वेश्चन दिया है, इसको हम x ले लेते हैं और इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, 0। और इक्विलिब्रियम पे क्या होंगी,
हम इसको अभी पहले ना अल्फा ही लेके चलते हैं, 0.2 नहीं लेते, ताकि हम लास्ट में जाके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप भी ऐसे ही करना, तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। तो अगर इसका x मोल है, मतलब अगर इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x अल्फा है, तो मतलब 1 मोल में से कितना डिसोसिएट हो रहा है अल्फा, x में से कितना डिसोसिएट होएगा x अल्फा, क्लियर। और बचेगा कितना x माइनस x अल्फा। सिमिलरली 2 मोल्स डिसोसिएट होके 1 बना रहा है, मतलब इधर कंसंट्रेशन हाफ हो रही है। अगर x अल्फा मोल डिसोसिएट होगा तो कितना बनेगा x अल्फा बाई 2। सिमिलरली इधर भी x अल्फा बाई 2, क्लियर। सो दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, क्लियर। तो अभी हमने कैलकुलेट क्या करना है, Kp, क्लियर। मैं इधर कंसंट्रेशंस क्यों इसको वॉल्यूम के साथ क्यों नहीं डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि हमने Kp कैलकुलेट करना है अभी, क्लियर। Kp क्या होता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द स्टोइचियोमेट्री पावर, क्लियर। अभी इधर पार्शियल प्रेशर्स नहीं दिए हुए हैं, लेकिन हमें टोटल प्रेशर दिया हुआ है, वो कितना है हमारा 3 atm। तो हम पार्शियल प्रेशर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करना हो एट इक्विलिब्रियम, वो क्या होएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, क्लियर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं, x अल्फा अपॉन 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, x माइनस x अल्फा प्लस x अल्फा अपॉन 2 प्लस x अल्फा अपॉन 2, क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा, x अल्फा, ये x अल्फा, ये तीनों चीज़ें कट जाएंगी, इनटू टोटल प्रेशर, क्लियर। तो इसको मैं p ले लेती हूँ, क्लियर। तो जब मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगी तो वो क्या आ जाएगा, x अल्फा अपॉन 2 x, तो ये कट जाएगा, वो कितना आ जाएगा, अल्फा अपॉन 2 पार्शियल प्रेशर और इनटू p विच इज द टोटल प्रेशर, क्लियर। यहाँ तक पहुँच गए। सिमिलरली अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना हो, वो भी क्या होंगे, x अल्फा अपॉन 2 अपॉन ये सेम टर्म, मतलब वो भी x इंटू पी टोटल, क्लियर। तो x x कट गया, वो क्या आ जाएगा, अल्फा अपॉन 2 इंटू पी टोटल प्रेशर। सिमिलरली अगर मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO निकालना हो, क्लियर, तो वो क्या आ जाएंगे, द पार्शियल प्रेशर ऑफ NO निकालना, तो वो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO x माइनस x अल्फा अपॉन ये कितने बन रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स x इंटू टोटल प्रेशर, क्लियर। तो वो क्या आ जाएगा, इधर x कॉमन निकाल के x कट जाएगा, वो क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू पी टोटल, क्लियर। तो ये हमारे पास आ गए पार्शियल प्रेशर्स तीनों के, क्लियर। और P हमारा है टोटल प्रेशर। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूं, तो सबसे पहले क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, वो क्या है, अल्फा अपॉन 2 इंटू पी टोटल, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ये कैपिटल P लिख लेना, वो क्या है, अल्फा अपॉन 2 इंटू पी अपॉन ये क्या है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO, तो वो क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू पी का होल स्क्वायर, क्लियर, बिकॉज इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो वो क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 इंटू पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। तो ये दोनों आपस में कट गए, क्लियर। तो वो क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, क्लियर। तो अभी अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.2, तो 0.2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 माइनस 0.2 का होल स्क्वायर, क्लियर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.2 इंटू 0.2 अपॉन 4 इंटू इसको सॉल्व करोगे 1 माइनस 0.2 के अंदर कितना आ जाएगा, 0.8 का होल स्क्वायर, 1 अपॉन 64 जब आप इसको सॉल्व करोगे। तो आंसर नंबर ए इज करेक्ट। तो सिमिलरली जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कंसंट्रेशंस लिखी थी क्योंकि हमें Kc का रिलेशन फाइंड आउट करना था, और इधर हमने पार्शियल प्रेशर लिखे हैं क्योंकि हमने Kp का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया है केमिकल इक्विलिब्रियम को बड़े डिटेल में। हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से डिस्कस किया है, और जितने भी न्यूमेरिकल्स हमारे नीट और जेई में पूछे गए हैं उन न्यूमेरिकल्स को भी हमने प्रैक्टिस की है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सजेशंस को कमेंट करें कि कौन सी टॉपिक के ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और जो इस चैप्टर में से एक पार्ट रह गया हमारा ली-चाटलर प्रिंसिपल और ऑब्जर्व्ड मोलर मास एंड ऑब्जर्व्ड डेंसिटी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।